आइए तब डिस्कस करते हैं। आज हम सभी को पता है कि AKT का एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। थोड़ा सा इसके डिस्कशन के पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता दूँ कि इसके पहले जो हमारा सिलेबस था उसका कोड था KEE101, जिसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते थे। अभी इसका कोड चेंज कर दिया है, BEE101 कर दिया है, ठीक, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी जो कोड चेंज किया है उसका नाम रख दिया है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक। इसमें और इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि जब यहाँ पर जब कोड यहाँ पर चेंज किया गया तो इसका सिलेबस रिवाइज जब किया गया है तो थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर कम कर दिया गया है BEE101 में, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे कि DC सर्किट्स में कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, जैसे कि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, ठीक है। और इंस्टॉलेशंस में भी कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, कुछ ऐड भी किए हैं जैसे लाइटनिंग वगैरह हो गया, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस को कम कर दिया गया, ठीक। तो थोड़ा सा इजी हो गया सिलेबस इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी हैवी हो रहा था DC सर्किट्स में, ठीक। तो जो KEE101, क्योंकि ये तो इस साल से इफेक्टिव है, इस साल होगा, इस साल से इफेक्टिव है। KEE101 के पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे पहले के, ठीक है, उसको 1 बाय 1 एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी जो कंसीडर किया है यहाँ पर 2021-22 वाला पेपर, 2021-22 वाला KEE101 का जो पेपर है उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन की लिस्ट और क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ठीक है। तो पहला जो है हमारा फॉर्म फैक्टर और दूसरा है हमारा पीक फैक्टर, ठीक। तो फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट्स अ रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, एकदम आसान है। पीक फैक्टर ये होता है रेशियो मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, यहाँ पर नाम में ही लिखा हुआ है RM, यानी कि पहले क्या आएगा RMS, उसके बाद एवरेज वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो इसको, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। पीक फैक्टर मतलब जाहिर सी बात है पीक यानी कि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ऊपर कौन रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, डिवाइड बाय सब हमको याद क्या रखना, नीचे क्या रहेगा, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू का रेशियो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ RMS वैल्यू लिखा है और यहाँ पर सिर्फ एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो RMS वैल्यू हो सकता है किसी भी वेव फॉर्म की, लेकिन वो वेव फॉर्म कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिक वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसी वेव फॉर्म्स जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक। उन वेव फॉर्म्स का RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उनका जो रेशियो आएगा वही हमको क्या देगा, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस भी पूछता है कि हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन पेपर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है फॉर्म फैक्टर का, ठीक। इसकी डेफिनेशन में हमको ये लिखनी है, इट्स अ रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, इट्स अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर बस हमको RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है वो हम देख सकते हैं। RMS वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास कोई वेव फॉर्म दी रहेगी, √1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड 0 टू दैट टाइम पीरियड, उसके बाद जो फंक्शन रहेगा हमारा फंक्शन f ऑफ t, उसका होल स्क्वायर देन dt। यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस वेवफॉर्म की जो क्वांटिटी वो कुछ भी हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, या कोई वेवफॉर्म हो सकता है, तो जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर करके तब इंटीग्रेट करना है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक, और इसको डिवाइड करना है टोटल टाइम पीरियड से, तो हमको क्या मिल जाएगा, RMS वैल्यू। उसी तरीके से एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान है, एवरेज वैल्यू बहुत ही आसान है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही लॉजिक यहाँ पर भी है, 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड 0 टू t f ऑफ t dt। अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पर f ऑफ t इसलिए लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ t, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज का, करंट का, या कोई भी वेवफॉर्म दी है उसका फंक्शन, उसको इंटीग्रेट करना है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, और उसी टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड भी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू, ठीक है।
हो सकता है फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर किसी पर्टिकुलर वेवफॉर्म को देके पूछ ले, या साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को देके पूछ ले, या पहले भी कुछ क्वेश्चन आए जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो आसान है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है और उसका रेशियो निकाल लेना है, आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में अपने पहले के लेक्चर में मैंने बताया है, आप उसको पहले लेक्चर आप अपना मेरा प्रेफर कर सकते हैं, पहले के वीडियो वाला। किरचॉफ लॉ, सिंपल जो किरचॉफ लॉ है, इन्होंने 2 लॉ दिए थे किरचॉफ में। पहला किरचॉफ करंट लॉ जिसको बोलते हैं, बहुत पुराना लॉ है, इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, दोनों ही बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केसीएल, और इसको क्या बोलते हैं, केवीएल। ठीक, तो 1 बाय 1 एक एक को देखते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, ठीक, अभी जस्ट मैंने क्या बताया, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, तो यहाँ पर जो किरचॉफ करंट लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि किसी भी जंक्शन पर, ठीक है, किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब होता है कनेक्शन पॉइंट, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कनेक्शन है। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जाएगी, सीधी सी बात है, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जाएगी। या ये हम कहें कि जितनी करंट आ रही है माइनस जितनी करंट जा रही है इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब इनकमिंग करंट्स माइनस आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू 0, यही मतलब है। या हम ये कहें इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब जितनी भी टोटल यहाँ पर करंट्स हैं, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट्स, इन सब का एल्जेब्रिक समेशन क्या होता है, 0। लेकिन कहाँ पर एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पर। ठीक, किसी भी हम जंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। और ये जो हमारा लॉ होता है किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण मतलब जितना एक्चुअल में हमारा करंट टोटल है उतना ही रहेगा। ठीक, उससे ज़्यादा ना होगा ना उससे कम होगा। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब उस जंक्शन पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही डिलीवर होगा, उससे ज़्यादा डिलीवर नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक, उसके बाद केवीएल में आते हैं। केवीएल भी ऐसा ही कुछ है, एकदम काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर हम जंक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, लूप की। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज पाथ में क्या होता है, जितने भी वोल्टेजेस होते हैं उनका समेशन क्या होता है, 0। यानी कि जितनी सप्लाई हो रही है और जितनी ड्रॉप हो रही है उनका समेशन टोटल कितना आएगा, 0। ये केवीएल में बोला गया है। इसका मतलब जितनी सप्लाई है और जितनी ड्रॉप है उस क्लोज लूप में इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। मतलब यहाँ पर लेकिन हम वोल्टेजेस का समेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी वोल्टेजेस हैं उस क्लोज लूप में वो क्या है, 0। लूप, मैश, सर्किट, नेटवर्क, इन सब में डिफरेंस मैंने अपने पहले लेक्चर में बता दिया है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेजेस का टोटल वोल्टेजेस का समेशन है वो क्या होता है, 0। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, लूप पर। ठीक, लूप या मैश। और ये वाला जो होता है, ये जो लॉ होता है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो दोनों ही एकदम सिंपल लॉ है। इसमें हमको स्टेटमेंट लिखना है और ये हमको फॉर्मूला लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हमको डायग्राम भी बना देना है। हमने कई बार वो डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से। इसमें करंट्स के वैल्यूज दे देना है, उसके बाद इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, इसको इस तरीके से डिनोट करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा लेंदी करके फिर उसके बाद ये लिखेंगे। फिर हम ये लिखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, एक अपने मन से एक लूप अज्यूम कर लेंगे। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है अपने पहले के लेक्चर में। ठीक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो एकदम आसान है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो लिखना है। ठीक, बस इतना ही लिखना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, एक सोर्स ही होता है, लेकिन ये 2 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, एक डीसी सोर्स में हम जब बात करते हैं, यहाँ पर हम बैटरी के लिए भी डिफाइन करते हैं। बैटरी में प्लस माइनस टर्मिनल होता है। ठीक, यहाँ पर भी एक ईएमएफ मेजर करते हैं। बैटरी का जो वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, वो सब क्या है, उसका ईएमएफ। लेकिन एक ईएमएफ हम यहाँ भी देखते हैं कि जो हमारे पास कॉइल होती है, कॉइल में जब फ्लक्स बनती है,
कॉइल में जब फ्लक्स बनता है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ भी एक ईएमएफ बनता है, ठीक, दो ईएमएफ रहते हैं, ये याद रखना चाहिए। बैटरी में जो ईएमएफ है और जो कॉइल में जो ईएमएफ बन रही है वो दोनों ही क्या है, सोर्स, वो दोनों सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बस अलग अलग है, इसको अलग अलग जगह पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों सोर्स है, ठीक। ये जो ईएमएफ होता है वो हम मेजर करते हैं बैटरी के क्रॉस जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड और कैथोड टर्मिनल। इसका मतलब जो एनोड पर पोटेंशियल होता है और जो कैथोड पर पोटेंशियल होता है वही हमको क्या देता है, बैटरी का टोटल ईएमएफ। लेकिन ये हम लोग मेजर कब करते हैं, ये बैटरी के नो लोड टर्मिनल पर मेजर करते हैं, ठीक। नो लोड टर्मिनल, नो लोड पर जब हम उसको मेजर करते हैं तो जो ईएमएफ आता है वो क्या आता है, उसका टोटल वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, वो उसका टोटल वोल्टेज बता रहा है। यहाँ पर जो ईएमएफ बन रहा है, इस ईएमएफ में हमको ध्यान ये देना है कि ये ईएमएफ तभी बनता है, ये कंडीशनल बनता है, ठीक है। ये ईएमएफ तभी बनता है कि जब ये इस कॉइल में जो फ्लक्स है, इस कॉइल में जितनी फ्लक्स लिंकेज है, जितनी फ्लक्स है वो जब टाइम वेयरिंग नेचर की होगी तभी वहाँ पर ईएमएफ बनेगा, और इसी को बोलते हैं फैराडेस लॉ। यानी कि फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग ये आता है ईएमएफ। जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स नहीं, सिर्फ फ्लक्स बोलेंगे तो गलत होगा, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स जो है वो टाइम चेंजिंग होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज करना चाहिए। अगर टाइम चेंजिंग फ्लक्स अगर उस कॉइल में है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ईएमएफ होता है ये एक फिनोमिनल आता है, ठीक है, वो फैराडेस लॉ को सेटिस्फाई करने के बाद ही आता है। यहाँ पर जो ईएमएफ है वो बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों सोर्स ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सोर्स की तरह ही काम करते हैं। ये भी एज अ सोर्स की तरह काम करता है ईएमएफ, ये भी एज अ सोर्स की तरह ही काम करता है ईएमएफ, ठीक है। तो ये हमको इन दोनों में डिफरेंस समझना है, ठीक। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1D पर, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पर। पावर फैक्टर जो होता है अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ही एकदम कंसर्न टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मतलब काफ़ी कंफ्यूजन वाला भी टॉपिक है। कई लोगों को समझ नहीं आता है पावर फैक्टर है क्या, पावर फैक्टर कम क्यों नहीं होना चाहिए, हमेशा यूनिटी ही क्यों होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इससे कन्फ्यूजन इससे आते हैं, ठीक। इसको मैं डिटेल में बताऊँगा अभी, ठीक। या कई बार जब भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के दौरान हमको ये मिलता है कि पावर फैक्टर वहाँ पर लो आ रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक का कैलकुलेशन करते हैं, फिर वहाँ पर उसको सजेस्ट करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पावर फैक्टर लो होता क्यों है, और दूसरी चीज़ कि पावर फैक्टर यूनिटी क्यों डिजायरेबल होता है, ठीक है, ये चीज़। तो पावर फैक्टर जो होता है एक्चुअल में, पावर फैक्टर को अगर आप देखोगे तो पावर फैक्टर जो होता है कोसाइन होता है इम्पिडेंस एंगल का R/Z, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आता है इसका, ये इम्पिडेंस ट्रायंगल से आता है। इसके दूसरे भी फॉर्मूले हैं जैसे VR/V, ठीक है, या IR/I, ठीक, या एक और फॉर्मूला है इसका P/S। ये सारे ही अलग अलग ट्रायंगल से आते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला आता है किससे आता है, इम्पिडेंस ट्रायंगल से, ठीक, इम्पिडेंस ट्रायंगल। ये वाला जो फॉर्मूला आता है वो आता है वोल्टेज ट्रायंगल से, वोल्टेज ट्रायंगल। और ये वाला जो फॉर्मूला आता है करंट ट्रायंगल से, यानी कि पैरेलल सर्किट्स में करंट ट्रायंगल। और ये वाला जो आता है किससे आता है, यहाँ पर पावर के पैरामीटर से, तो अंडरस्टूड है कि पावर ट्रायंगल से आता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले सबके सेम है, लेकिन अगर चारों ही फॉर्मूले में अगर ध्यान से अगर गौर किया जाए तो चारों फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर वाले जो पैरामीटर्स हैं यानी कि न्यूमरेटर वाले, वो सब के सब एक्टिव लोड यानी कि रेसिस्टिव लोड से रिलेटेड है, और जो नीचे वाला पैरामीटर है वो टोटल पैरामीटर से रिलेटेड है। ये टोटल पावर है, ये टोटल करंट है, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल इम्पिडेंस है। डिनोमिनेटर वाले टोटल पैरामीटर्स है, और ऊपर वाले सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिव पैरामीटर्स है, रेसिस्टिव पैरामीटर्स, करंट इन रेसिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। और ये भी एक्टिव लोड क्या होता है, एक्टिव लोड एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, रेसिस्टिव लोड का, जिसकी यूनिट होती है किलो वाट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने अभी जस्ट बताया कि सब किससे आते हैं, अलग अलग ट्रायंगल से आते हैं, ठीक। अब ये समझते हैं पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर की डेफिनेशन सिंपल सी क्या है कि पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिस्टिव लोड टू द टोटल लोड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1E में लिखा हुआ है, यानी कि 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम। पहली बात तो ये कि ये वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि पुराने साल का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको देख लेते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, पहले ही मैंने बता दिया है कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में यानी कि AKTU एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है।
सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम का सीधा सीधा मतलब ये है यार कि मान लो जैसे मैंने कोई सर्किट लिया है यहाँ पर, स्टेटमेंट तो आप रट लोगे, ठीक है, स्टेटमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन इसको समझना जरूरी है ज़्यादा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ मान लो मैंने 1 ओम लिया, यहाँ 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, यहाँ मैंने ले लिया 10 वोल्ट, यहाँ पर ले लिया 4 एम्पियर। सुपरपोजिशन थ्योरम पहली बात तो ये कहता है कि किसी भी सर्किट में कम से कम 2 एक्टिव एलिमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर इस सर्किट में कम से कम 2 एक्टिव एलिमेंट्स है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, और हमारे पास 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम। अब मान लो किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की डिमांड है वो किसी भी क्वेश्चन के क्रॉस वो कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। मैंने मान लो लिया 2 ओम, 2 ओम में पूछ रहा है कि कैलकुलेट दी करंट अक्रॉस 2 ओम यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि इन एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, ये कम से कम यानी कि 2 होने चाहिए, ठीक है, हैविंग एनी एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, द करंट अक्रॉस एनी एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग देयर रिस्पॉन्सेस इंडिविजुअली। समझ में? अब इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ तो ये कि सर्किट में कम से कम 2 एक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स होंगे इसमें करना क्या है कि 1 बाय 1 एक एक एक्टिव एलिमेंट को कंसीडर करना है, और एक एक एक्टिव एलिमेंट से जो हमको करंट मिलेगी उस एलिमेंट के क्रॉस, उसको बस सिंपली लास्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि जो रिस्पॉन्स आएगा लास्ट में वो क्या आएगा, सारे रिस्पॉन्सेस का एडिशन। फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट सर्किट जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जब हम यहाँ पर 10 वोल्ट को जब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 एम्पियर सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। जब इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो सिर्फ 10 वोल्ट के कारण जो इसमें करंट आएगी उसको हमने दे दिया I1, ठीक। उसके बाद दूसरे केस में जब हम दूसरा सर्किट ड्रॉ करेंगे और इसको जब डीएक्टिवेट करेंगे और इसको जब एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, तो 4 एम्पियर सोर्स के कारण जो इसमें करंट आएगी I2 2 करंट निकली। पहली करंट कौन सी, 10 वोल्ट के कारण I1, दूसरी करंट 4 एम्पियर के कारण I2। तो जो लास्ट में जो टोटल करंट आएगी इन दोनों सोर्सेज के कारण, इससे क्या आई I1, इससे क्या आई I2, तो जो टोटल करंट आएगी 2 ओम में वो एक्चुअल में आएगी क्या, I1 माइनस I2। इसका मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जितने भी रिस्पॉन्सेस इंडिविजुअली एक एक सोर्स को एक्टिवेट करने पर आए उन सबको लास्ट में ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल रिस्पॉन्स हमको यानी कि फाइनल करंट हमको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 2 एक्टिव एलिमेंट्स थे, 4 एम्पियर और 10 वोल्ट, तो सिर्फ 2 ही रिस्पॉन्स मिले। 3 होंगे तो 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 होंगे तो 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब जितने भी नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वहाँ पर हमको उतनी बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा, उतनी बार हमको करंट्स वहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी और लास्ट में हमको उसको ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि ये सिलेबस से हट गया है, इसलिए इसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चल के नेटवर्क एनालिसिस में तो मिलता ही है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1F पर। 1F यानी कि 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर, ठीक है। कम्यूटेटर क्या होता है डीसी जनरेटर में वो देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1F जो है, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कम्यूटेटर क्या होता है, उसका काम क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कम्यूटेटर एक्चुअल में क्या होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम्यूटेटर जो होता है, पहली चीज कम्यूटेटर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक कॉपर रिंग होती है, ठीक है, जो कि जस्ट पैरेलली कनेक्टेड रहती है किसके, आर्मेचर के, ठीक। क्या होती है, मैंने जस्ट बताया कि ये एक कॉपर रिंग होती है, ठीक, और इसके बीच में ये जो सेपरेशन दिया हुआ है, ये सेपरेशन रहता है सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। कोई भी इंसुलेशन रहता है, जनरली जो यूज करते हैं माइका, ठीक है, माइका अभ्रक हमारे देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, माइका अभ्रक, ठीक है। इंसुलेटर होता है कॉपर रिंग, ये कॉपर रिंग होती है इस तरीके से। ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है ये किस पे रहती है, शाफ्ट पर, ये शाफ्ट पर अटैच्ड रहती है। और ये जितने भी इसमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इसी सेगमेंट्स में क्या करते हैं, जो आर्मेचर से जो वाइंडिंग निकल रही है उसको क्या करते हैं, इसी पर शॉर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिस स्पीड से हमारा आर्मेचर रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से हमारा कॉपर रिंग यानी कि हमारा कम्यूटेटर भी रोटेट करता है। इसका काम क्या था वो देखते हैं। कम्यूटेटर का एक्चुअल जो काम होता है, डीसी जनरेटर के केस में
डीसी। यहाँ पर डीसी जनरेटर के केस में पूछा है तो डीसी जनरेटर के केस के लिए लिख देंगे। क्या होता है, हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट होता है, वो क्या होता है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, वो पार्ट जिस पे हमारे कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। आर्मेचर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से हमारा कम्यूटेटर भी रोटेट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम शाफ्ट पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आर्मेचर में एक्चुअली हमको पता है कि अगर कोई भी मशीन अगर रोटेट कर रही है या मूव कर रही है तो कांस्टेंट चीज़ वो डेवलप नहीं कर सकती है, ठीक है, वेरिएबल चीज़ें डेवलप करेगी। इसका मतलब जो आर्मेचर में जो प्रोड्यूस होता है वो एसी ही होता है, ठीक, आर्मेचर में डेवलप होता है। ये एसी जब कम्यूटेटर से जब पास होती है, ठीक, कम्यूटेटर से यानी कि इससे जब पास होती है तब वहाँ पर कम्यूटेटिंग एक्शन से ब्रशेस के टर्मिनल पर जो हमको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, फाइनली डीसी। इसका मतलब आर्मेचर में जो हमको प्रोड्यूस होती है वो थी एसी, आउटपुट पर हमको क्या मिलती है, डीसी। इसका मतलब ये दो फेसेस से पास होता है, कम्यूटेटर और ब्रशेस। कम्यूटेटर और ब्रशेस में होता है कम्यूटेटिंग एक्शन। ये बहुत ही लेंदी टॉपिक होता है थोड़ा सा कम्यूटेटिंग एक्शन को समझना। तो यहाँ पर कम्यूटेशन जो होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो कम्यूटेटर है उसका काम क्या है, डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का काम होता है वो क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। कौन सी एसी, जो आर्मेचर में एसी डेवलप हो रही है उसको आउटपुट पर डीसी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो कम्यूटेटर है रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि रेक्टिफायर भी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वहाँ पर हम डायोड लगा के, थायरिस्टर्स लगा के करते हैं, यहाँ पर ये मैकेनिकली करता है। इसका मतलब ये कैसे काम करता है, एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो इसका मतलब इन डीसी जनरेटर इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर का काम ही क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब डीसी जनरेटर हम बोलेंगे ही नहीं जब तक वहाँ पर कम्यूटेटर और ब्रशेस नहीं है, सिर्फ आर्मेचर रहेगा तो एसी ही डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो डीसी जनरेटर बनाने के लिए कम्यूटेटर वहाँ पर मस्ट है, बिना कम्यूटेटर के हम डीसी जनरेटर डिजाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट। अब ये तो डीसी जनरेटर का था। डीसी मोटर में जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। डीसी मोटर में क्या होता है, हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं क्योंकि आउटपुट नहीं होगा, अभी होगा क्या, इनपुट। और आर्मेचर पर जो हमको मिलेगी इधर से क्या मिलेगी, मैकेनिकल पावर, यानी कि टॉर्क और स्पीड। तो जब हम यहाँ पर इनपुट देंगे मोटर के केस में तो डीसी देंगे, तो उस डीसी से एसी में कन्वर्शन का काम करता है कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के केस में डीसी टू एसी, यानी कि in case of DC generator it acts as a mechanical rectifier, it converts from alternating current to direct current. But in case of DC motor it acts as a mechanical inverter, that means it converts the DC supply into alternating current. ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। DC जनरेटर के केस में एज अ रेक्टिफायर काम करता है और DC मोटर के केस में एज अ इन्वर्टर की तरह काम करता है, ठीक। तो हमको इसमें यही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1G पर। क्वेश्चन नंबर 1G ये है आपका, व्हाट इज केवी रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जनरली जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है किस में रेटेड रहता है, केवी ए में। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आएगा, क्योंकि जनरली जो हम लोग डिफाइन करते हैं किस में करते हैं, किलोवाट में करते हैं, ठीक है, किलोवाट, ठीक है। तो अब यहाँ पर रीज़न ये है कि हम लोग इसको केवी में क्यों डिफाइन कर रहे हैं, किलोवाट में भी कर सकते थे भाई। अगर उसका पावर कंजम्पशन ही अगर हमें शो करना है तो हम उसको पावर रेटिंग उसकी किस में डिनोट करेंगे, किलोवाट में ही करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर केवीए में करते हैं, उसका रीज़न पहले समझते हैं। पहले सबसे ये समझते हैं कि किलोवाट हम लोग क्यों करते हैं, किलोवाट रेटिंग हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोड्स के लिए। किलोवाट का मतलब हुआ ये एक्चुअल में है क्या, ये पावर लॉस। यही मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, और अगर ये 10 घंटे अगर चलता है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलता है तो कितना आएगा, 1000 WH। 1000 WH का मतलब कितना हुआ, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है 1 यूनिट, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा 1 यूनिट बिजली हमारा खर्च हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में कंजम्पशन हम जो दिखाते हैं, किसका कंजम्पशन है, रेसिस्टेंस का, यानी कि जितना भी एनर्जी हमारा सब हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस के कारण जो हमारा हीट में कन्वर्ट हो जा रही है एनर्जी, वही हमारा क्या है, पावर लॉस। उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन, जिसको हम लोग यूनिट्स में यहाँ पर डिफाइन करते हैं, किलोवाट, ठीक है।
और एक्चुअल में ये किलोवाट यूनिट किसकी होती है, पी की। और पी जो होता है पूरा का पूरा किस में कंज्यूम होता है, रेसिस्टिव लोड्स में, जो कि एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा लॉस ही हो रहा है। पी जो है, जो हमारा कंज्यूम हो रहा है किलोवाट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस में ही कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि लाइट में भी अगर आप देखोगे, चाहे एलईडी हो या बल्ब हो या फैन हो, ये सब क्या है, एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट यानी कि एलईडी की अगर आप बात करेंगे तो एलईडी का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना और उसको लाइट में कन्वर्ट करना। लेकिन इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल से जब वो लाइट में जब वो कन्वर्ट करता है तो वहाँ पर एनर्जी एक और फॉर्म में वहाँ पर डिसिपेट होती है, वो क्या होती है, हीट लॉस। तो जो हीट लॉस है वही एक्चुअल में क्या है, इसका पावर कंजम्पशन, हीट। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसको केवीए में क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में जो भी पावर रेटिंग्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लॉस में ही कन्वर्ट हो रही है। वो जितना कंज्यूम कर रहा है प्रोसेस करने के लिए, वही है उसका रेटिंग, पावर रेटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर रेटिंग केवीए में क्यों है, हमको ये समझना है। देखते हैं कि केवीए क्या होता है। केवीए का मतलब, के का मतलब क्या होगा, किलो, वी का मतलब क्या हुआ, वोल्ट, ए का मतलब क्या हुआ, एम्पियर। ठीक, किलो वोल्ट एम्पियर। एक्चुअल में रेटिंग अगर किसकी देखा जाए, किस पावर की यूनिट होती है, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर यानी कि एस, यही होता है ना, किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए। अब ये समझते हैं। अब ट्रांसफार्मर में ये देखते हैं कि लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। लॉसेस अगर देखा जाए तो एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा आयरन लॉस और दूसरा होता है हमारा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस जो एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं, आई स्क्वायर, I2 स्क्वायर आर एक्विवेलेंट। यहाँ पर जो लॉस कैलकुलेशन है कॉपर लॉस का, वो आर एक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल में लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से। करंट यानी कि एम्पियर, यहाँ पर करंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, करंट की वजह से हमारा लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस। वहाँ पर जब जाहिर सी बात है कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे, अगर उसमें करंट फ्लो करेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कॉपर लॉस होगा। लेकिन ये जो लॉस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, एम्पियर, करंट की वजह से। अब समझते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। अगर इन दोनों का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी एम की पावर एक्स एफ वी। तो यहाँ पर अगर आप दोनों लॉसेस को देखेंगे, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस और आपका हिस्टेरेसिस लॉस, तो इन दोनों लॉसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों की जो डिपेंडेंसी है किसमें, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ भी फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप दोनों के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की डिपेंडेंसी हमको समझ में आया, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स दोनों पर है। ठीक है, अब अगर हमको अगर ईएमएफ इक्वेशन अगर याद हो तो ईएमएफ इक्वेशन होती क्या है, एफ ई इक्वल टू 4.44 एफ फाई एन। इसका मतलब जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स के, जिसमें फ्लक्स होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों की डिपेंडेंसी अगर देखा जाए फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की, तो दोनों की डिपेंडेंसी किस पे, ईएमएफ, और ईएमएफ बनता किससे, वोल्टेज। इसका मतलब जो हमारा एडी करंट लॉस है और जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज पर, क्योंकि इन दोनों की डिपेंडेंसी किस पे, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, और डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी किस पे, ईएमएफ पर। और ईएमएफ बन किससे रहा है, वोल्टेज से, जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसी से तो बन रहा है ईएमएफ। तो यहाँ पर मतलब इन दोनों का जो डिपेंडेंसी वो किस पे, वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक, अब देखते ध्यान से। पहला जो लॉस था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज। दूसरा जो लॉस था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट यानी कि एम्पियर। इसका मतलब जो टोटल हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों की वजह से हीट लॉस ही हो रहा है ना। ये जो हीट लॉस हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, कोर में, और ये वाला जो हीट लॉस हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में। इसका मतलब जो टोटल हीट लॉस हो रहा है यहाँ पर इन दोनों के कारण हो रहा है, अलग सिर्फ करंट के कारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स के कारण हो रहा है, वोल्टेज और करंट। इसीलिए यहाँ पर जो टोटल हीट लॉस है ट्रांसफार्मर में, उसको देखते हुए यहाँ पर इसकी रेटिंग जो होती है केवी में डिफाइन की जाती है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो किलोवाट होता है रेटिंग, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, टोटल हीट लॉस। तो वहाँ पर जो हीट लॉस होता है सिर्फ रेसिस्टेंस के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में टोटल हीट लॉस है दोनों ही पैरामीटर्स के कारण है, वोल्टेज और दूसरा एम्पियर। वोल्टेज के कारण आयरन लॉस होता है यहाँ पर, और करंट के कारण यहाँ पर क्या होता है, वाइंडिंग लॉस या कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस। तो इसीलिए इसकी रेटिंग किस में डिफाइन की जाती है, केवीए में, ना कि किलोवाट में। क्योंकि अगर सिर्फ किलोवाट अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ वहाँ पर हम कॉपर लॉस के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक, और हम वहाँ पर आयरन लॉस को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेटिंग केवीए में डिफाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ किलोवाट। यही चीज़ हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है,
ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1H पर। 1H में क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ड्रॉ द नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, फेजर डायग्राम जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका केवीएल केसीएल इक्वेशंस लिखते हैं। केवीएल केसीएल इक्वेशंस लिखने के बाद हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक्विवेलेंट सर्किट अगर हमको याद है तो एक्विवेलेंट सर्किट में जो हमारा होता है आई नॉट जो होता है आई सी प्लस आई एम, इन दोनों फेजर्स का क्या होता है समेशन। क्योंकि अगर आप, मैं शॉर्ट में इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो यहाँ पर एक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है उसमें अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी साइड होता है इस तरीके से होता है, ठीक, और ऐसी ही कुछ चीज़ हमारे पास सेकेंडरी साइड पे होती है। ठीक, ये हो गया V2, ये हो गया V1, R1, XL1, R2, XL2। ठीक, ये हो गया हमारा RC, ये हो गया हमारा XM, और ये हो गया हमारा IC, ये हो गया हमारा IM, और ये हो गया हमारा I0, और ये हो गया हमारा I1। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा हमारा E2। हमको ध्यान यह देना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड का मतलब ये वाला जो इस साइड ये क्या है, ओपन। ओपन का मतलब I2 इज इक्वल टू क्या, सीधा सीधा क्या है, I2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्चुअल में अगर नो लोड पर अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो सिर्फ हमारे पास कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। इतना ही बचेगा सिर्फ हमारे पास। ठीक है, R1, XL1, RC, उसके बाद XM। ठीक, ये हो गया हमारा IC, ये हो गया आपका IM, और ये हो गया आपका I0। अब अगर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो अगर नो लोड पर सिर्फ इतना ही है, I2 तो क्योंकि 0 हो गया, क्योंकि सेकेंडरी पर तो कोई लोड डिलीवर कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही क्या है कि ओपन लोड यानी कि नो लोड पर हमको फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो I0 है वो अगर देखा जाए तो जो I0 है वही हमारा क्या है, I1। इसका मतलब नो लोड पर जो हमारा ट्रांसफार्मर करंट ड्रॉ कर रहा है वो सिर्फ कितना है, I0। और हमको क्लियर पता है कि जो I0 होता है वो फुल लोड का 2 to 4% होता है। इसका मतलब एक्चुअल में अगर ये I0 देखा जाए तो कितना है, सिर्फ 2 से 4% ही है। ठीक है, इसका मतलब जो प्राइमरी करंट है वो भी कितनी, 2 से 4%। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इन चीज़ों को भी हम इग्नोर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट की वैल्यू कितनी है, बहुत ही लो। तो एक्चुअल में हमारे पास डायग्राम कितना बचता है, सिर्फ इतना। तो इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसका अगर हम यहाँ पर केसीएल अगर हम अप्लाई करेंगे इसी डायग्राम में तो हमको ये मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो जो I0 है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक हमारा IC और दूसरा हमारा IM। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, I0 इज इक्वल टू IC प्लस IM। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि एक हम रेफरेंस फेजर वहाँ पर चूज करते हैं। तो एक रेफरेंस फेजर हमने क्या ले लिया, फ्लक्स। फ्लक्स को रेफरेंस फेजर इसलिए ले लिया क्योंकि फ्लक्स होता है एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो प्राइमरी में भी वही होता है और सेकेंडरी में भी होता है, यानी कि पूरे सर्किट में जो सबसे कॉमन पैरामीटर है वो क्या है, फ्लक्स। इसीलिए इसको क्या ले लिया, 0 डिग्री पर। अब उसके बाद इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, E1, क्योंकि E1 यहाँ पर क्या करता है, लीड करता है फाई से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में सिर्फ क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको, नो लोड पर हमको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो IM है यानी कि ये वाला IM, वो IM किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, IM का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। तो जो IM होता है वही हमारा फ्लक्स बनाता है। इसका मतलब इसके साथ वो फेजर में होगा तो ये हो जाएगा इस पे IM कौन से करंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट विच प्रोड्यूसेस फ्लक्स। उसके बाद इससे जस्ट 90 डिग्री ऊपर क्या होगा, IC। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा कंपोनेंट है, रेसिस्टिव कंपोनेंट, इंडक्टिव कंपोनेंट। रेसिस्टिव कंपोनेंट, इंडक्टिव कंपोनेंट, दोनों में रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री का। अब इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे, पैरेललोग्राम मेथड से। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आया यहाँ तक। अब इसके एंड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आया यहाँ। तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट और इन दोनों का फाइनल पॉइंट जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I0 एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, इन दोनों का फेजर समेशन। तो ये जो हमारा डायग्राम वो क्या है, सिर्फ इतना ही डायग्राम है हमारा, वो क्या है,
ट्रांसफार्मर का नो लोड पर फेजर डायग्राम, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी नहीं करना है, तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे भी, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर उतनी ड्रॉ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 1I पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1I में क्या लिखा हुआ है, डिफाइन स्लिप फॉर एन इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर में अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडक्शन मोटर में 2 चीज़ें होती है। एक क्या होता है हमारे पास, RMF, जिसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो RMF है वो क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि एयर गैप में किस स्पीड से रोटेट कर रही है, NS, उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इसका मतलब एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उसी को क्या बोलते हैं, NS, जो कि क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड NS। उसके बाद NS से जो जस्ट हल्का सा पीछे, यानी कि हमारा जो रोटर है, रोटर स्पीड, उसी को बोलते हैं NR, रोटर स्पीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज समझते हैं। एयर गैप में मैंने बताया कि एयर गैप में जिस स्पीड से हमारी फील्ड रोटेट कर रही है उसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। RMF जिस स्पीड से रोटेट कर रही है उसको बोलते हैं NS, सिंक्रोनस स्पीड। और जिस स्पीड से हमारा रोटर रोटेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, NR। अब यहाँ पर देखना ये है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है एक, ठीक है। यहाँ पर जो NS है एक्चुअल में हमारी एक तरीके से कह सकते हैं आइडियल स्पीड, उसको क्या करता है, जो हमारा रोटर उसको कैच करने की कोशिश करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है। पीछे क्यों रहता है, यहाँ पर एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि जाहिर सी बात है, अगर एयर गैप में जिस स्पीड से हमारी RMF रोटेट कर रही है उसी स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ स्पीड से वो पीछे है, एक्चुअल स्पीड से, यानी कि NS से कुछ वो पीछे इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वहाँ पर रोटर है तो रोटर का कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा, तो उसको फॉलो करने की ऑब्वियस कोशिश करता है, लेकिन उस स्पीड को कैच नहीं कर सकता, थोड़ा सा उससे पीछे रहता है ड्यू टू इट्स ओन इनर्शिया, उसके खुद के इनर्शिया कारण वो हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है। तो इन दोनों स्पीड के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्लिप। यानी कि जो स्लिप होता है एक्चुअल में क्या होता है, NS माइनस NR डिवाइड बाय NS, ठीक है। यहीं पर जब परसेंटेज स्लिप जब कैलकुलेट करना होता है, ये तो सिर्फ सिंपल स्लिप है। स्लिप एक्चुअल में है क्या, स्लिप इज द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, ठीक है। जब परसेंटेज स्लिप हमको जब कैलकुलेट करना रहता है तो यही पर सेम फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, NS माइनस NR डिवाइड बाई NS इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा स्लिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि जो स्लिप है एक्चुअल में है क्या, NS और NR के बीच का क्या है, स्पीड डिफरेंस। और ये डिफरेंस होता क्यों है, क्योंकि रोटर का खुद का इनर्शिया होता है, इसीलिए वो NS पर वो रन नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ पर हमको एक स्पीड डिफरेंस हमको वहाँ पर मिलता है, और उसी स्पीड डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्लिप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1J में लिखा हुआ है कि व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड इन AC मशीन्स। यहाँ पर आप दोनों मशीन्स में देख सकते हैं, इन दोनों मशीन्स में इस साइड आपका जो मशीन है कौन सा है, वो आपका सिंक्रोनस मशीन, और उस साइड आपका कौन सा मशीन है, ये आपका इंडक्शन मशीन। इन दोनों ही मशीन्स में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, अगर आप सिंक्रोनस मशीन में अगर आप देखेंगे, सिंक्रोनस मशीन के अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो उसके रोटर पर कुछ इस तरीके से सैलिएंट पोल्स बने होते हैं, और उसमें क्या की रहती है, वाइंडिंग्स। यानी कि ये जो मैग्नेट होता है एक तरीके से, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये घूम सकता है, और इसमें एक वाइंडिंग दी रहती है, उस वाइंडिंग में हम लोग क्या देते हैं, DC सोर्स। अब यहाँ पर ध्यान ये देते हैं कि एक यहाँ पर हमने रोटर लिया, रोटर पर हमने 2 पोल्स हमने यहाँ पर बनाए, उस पोल पर हमने वाइंडिंग्स की, ठीक। उसके बाद हमने उसको DC सोर्स दिया। जब हम DC सोर्स देंगे तो इसमें फ्लक्स बनेगा, नो डाउट, लेकिन उस फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, कांस्टेंट। इस फ्लक्स का नेचर क्या है, कांस्टेंट। अब हम लोग इसको, इस कांस्टेंट फ्लक्स को टाइम वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, यानी कि हम लोग इसको घुमाते हैं एक्सटर्नल एनर्जी से, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी से, चाहे हम वो विंड एनर्जी दें या थर्मल एनर्जी दें या कोई भी एनर्जी दें, हम लोग इसको घुमाएंगे। घुमाने का मतलब ही यही होता है कि इस टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स को, यानी कि जो कांस्टेंट फ्लक्स है उसको टाइम चेंजिंग फ्लक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। तो जैसे ही घूमता है तो हमको पता है कि इसके बाहर इस सर्कल पर क्या होता है, कंडक्टर्स,
यानी कि जो स्टेटर पार्ट है उस पर क्या रहते हैं, कंडक्टर्स। तो जैसे ही इस फ्लक्स का इंटरेक्शन बाहर के कंडक्टर से होगा तो इस उस बाहर के जो कंडक्टर्स है उस पर ऑटोमेटिकली क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, इसी को बोलते हैं फैराडेस लॉ। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा जो रोटर है, इसी रोटर पर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, मैंने क्या बताया, वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन ध्यान दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस पे है, रोटर, और यहाँ पर जो रोटर स्पीड है यानी कि एनआर, वो भी रोटर पर ही है। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली में रोटर पर ही है। इसका मतलब जिस स्पीड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है उसी स्पीड से हमारी रोटर रोटेट कर रही है। इसीलिए यहाँ पर स्लिप जो हम कैलकुलेट करते हैं NS माइनस NR डिवाइड बाय NS, तो हमेशा क्या मिलता है हमको, 0, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में जो हमारा रोटर रहता है उस रोटर पर ही हमने मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है। तो इसका मतलब जिस स्पीड से रोटर रोटेट करती है उसी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। इसीलिए जो हमारा AC मशीन होता है उसमें स्लिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो सिंक्रोनस मशीन होती है, तो वहाँ पर स्लिप कितना आता है, हमेशा 0। लेकिन उसी तरीके से अगर देखा जाए इंडक्शन मशीन में, तो इंडक्शन मशीन में क्या होता है, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एयर गैप में रोटेट करती है और जो रोटर होता है वो उसके जस्ट पीछे रोटेट करता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनती है वो स्टेटर में बनती है, ठीक है, और उस स्टेटर से डिलीवर होती है एयर गैप में। फिर उस एयर गैप से रोटर का उसका इंटरेक्शन होता है, तब जाके रोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो वहाँ पर इसीलिए हमको डिफरेंस मिलता है, क्योंकि वो जो वहाँ पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो स्टेटर में बन रही है, लेकिन यहाँ पर रोटर पर ही बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पर रोटर की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड दोनों क्या है, सेम। तो स्लिप डिफरेंस कितना है, 0। वहाँ पर इंडक्शन मशीन के केस में क्या होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो स्टेटर पर बनती है और जो हमारा रोटर होता है वो हमारा एनआर से रोटेट करता है, तो इसीलिए वहाँ पर हमको स्लिप का डिफरेंस मिलता है। तो सिंक्रोनस स्पीड एक्चुअल में है क्या, सिंक्रोनस स्पीड सीधा सीधा ये इसी सर्किट में कि जिस स्पीड से हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है वही हमारा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए हैं ये प्रीवियस ईयर 2021 और 22 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ एक आध दो क्वेश्चंस अभी के क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा मैं इसके आगे के फर्दर जो हमारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस यहाँ पर करूंगा। इसके अलावा अगर इसमें अगर कोई भी अगर किसी भी तरीके का अगर डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।